के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के कामों का हिसाब दे रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि एक बार फिर राज्य की सेवा का मौका दें। इन राजनीतिक संघर्षों के बीच न्यूज 18 की टीम स्वतंत्र देव सिंह के घर पहुंची और उनकी सियासी जिंदगी से लेकर पारिवारिक जिंदगी को समझने की कोशिश की। तो चलिए चुनावी लंच बॉक्स के इस खास शो में आइए समझते हैं पहले चरण से लेकर अब तक किस रणनीति पर चले और आगे बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। सर पहला सवाल ये कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? एक तो पार्टी 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जब चुनाव के समय पूरी ताकत झोंकते हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाते हैं कार्यकर्ता और अपनी योजनाओं को ले जाकर जनता के बीच में रखते हैं कि पिछले 7 सालों में मैं यह किया हूँ, 5 सालों में यह किया हूँ। केंद्र आदरणीय मोदी सरकार की योजनाएं, राज्य के अंदर योगी सरकार की योजनाओं को लेकर और संगठन की अपनी एक संरचना होती है। बूथ कमेटियां हैं, पन्ना प्रमुख है, सेक्टर की रचना है, मंडल की रचना है, जिले की रचना है, क्षेत्र की रचना है। इसी तरह सभी मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन है मंडल और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मन से, तन से, धन से प्रकार से पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करते हैं और उनके मन में इच्छा रहती है कि कार्यकर्ता का निर्माण और संगठन का विस्तार परमानेंट होना चाहिए और इसी कारण कार्यकर्ता नीचे तक परिश्रम करता है और परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, जिसके आधार पर सरकार हम बनाते हैं। और मेरा नेतृत्व भी ऐसा नेतृत्व होता है जो ईमानदार नेतृत्व होता है। आचार्य मोदी जी एक ईमानदार नेतृत्व है और गरीबों की कल्याण के लिए बड़ी बड़ी सी योजनाएं, गरीब खुशहाल रहे उसके लिए संपूर्ण योजना लेकर गरीबों के गांव, गरीब किसान के बीच में लेकर जाते हैं। उसी तरह राज्य के अंदर योगी जी भी गरीबों के कल्याण की योजना जितनी भी है, राज्य कैसे सुरक्षित रहे, राज्य विकास कैसे करे, तो कानून व्यवस्था से लेकर सक्षम नेतृत्व तक और गरीब कल्याण की योजना गांव तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हमारे नेता भी, संगठन के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। ठीक, लेकिन 2 फेज का तो वोटिंग हो चुका है, खासतौर पर वेस्ट यूपी में फर्स्ट फेज रहा, सेकंड फेज रहा। अब तक जो आप लोगों के पास आकलन आ रहा है मोटे तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटें नहीं, इतनी सीटें सेकंड फेज में, इतनी सीटें फर्स्ट फेज में, आप लोगों का अपना आकलन क्या कह रहा है 2 फेज को लेकर? क्या है, 2 महीना में इधर बीच सपा, बसपा, कांग्रेस इस प्रकार का ये लोग वातावरण बनाए जैसे लगता है कि चुनाव मैदान में है। 2 महीना के पहले इनकी पूरी संगठन की रचना, इनकी गतिविधियां, इनकी वर्किंग पिछले 5 सालों से सड़क पर न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, तीनों पार्टियां सड़क पर नहीं दिखाई दी। ठीक, तीनों, मतलब यहां तक कि कोरोना जैसा वैश्विक महामारी में भी ये राज्य के अंदर, देश के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दी। 5 साल के अंदर कोई धरना प्रदर्शन भी सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे को लेकर सपा कहीं नहीं दिखाई दिया। क्यों? कृषि कानून को लेकर नजर आए समाजवादी पार्टी नहीं, के समर्थक में माहौल बनाने का प्रयास किया गया। वो तो किसान संगठन थे, उनका ये लाभ उठा रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन ये सड़क पर कहीं भी किसानों के हित के लिए या किसी के लिए न कोई आंदोलन, न प्रदर्शन। और 5 साल में 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी यूपी सरकार पर, आदरणीय योगी सरकार पर लगाकर प्रेस वार्ता भी नहीं कुछ। आज भले वो बोलें कि भ्रष्टाचार, लेकिन एक भी आरोप न दिखे, न कहीं सुने। तो जो मुझे दिखता है वर्तमान की परिस्थितियां जो राज्य के अंदर है, ये जाति के आधार पर, ये जात वह मिलाकर अपने को गठजोड़ मानते हैं कि ये जात वोट मिल जाएगा, ये जात मिल जाएगा, ये मुसलमान भी मिल जाएगा। लेकिन जो हमें लगता है, जो वोटिंग अभी तक हुआ है, जो सामने आया है और आगे जो वोटिंग होने वाला है, नहीं जो हो चुका है, हाँ, जो हो चुका है वोटिंग अभी, हाँ, जो हो चुका है, जो हम लोग उधर के देखें क्षेत्र प्रथम और द्वितीय चरण का, हाँ, जो इनको लग रहा है, इनको लग रहा है ये जात मिल गया, ये जात मिल गया, ये जात। लेकिन हमें लगता है कि विकास के नाम पर वोट लोग दिए हैं, सुरक्षा के नाम पर वोट दिए हैं और सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोट दिया है। आज बेटियां सुरक्षित हैं। देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के ये स्थिति थी जो वोट हुआ है, मतलब ट्रैक्टर सामने उठा कर ले जाते थे और मेरठ में काट देते थे, स्कॉर्पियो घर के सामने उठा के ले जाते थे, काट देते थे, और कोई पुरसा हल नहीं था, न रिपोर्ट दर्ज होता था, न सुनवाई होता था, न थाने, न कोतवाली, क्योंकि सपा का कार्यालय थाना हो गया था, जिला अधिकारी जिला कार्यालय हो गया था। तो अधिकारी भी अधिकारियों का राजनीतिकरण हो गया था।
अधिकारियों मतलब अधिकारी नाम करने की चीज नहीं थी, उनका राजीकरण, यानी एक तरह के जो सपा का अध्यक्ष ऑर्डर करेगा उसी के आधार पर चलता है, इसलिए अराजकता का माहौल हो गया। लेकिन अब तो सपा राज्य के अंदर साथ ऑलरेडी मिल गई वेस्ट यूपी में। लेकिन जाट कभी भी सपा के साथ नहीं रहा। वो 2014 में भी बीजेपी को वोट दिया, 2017 में भी दिया, 2019 में दिया और 2022 में भी दिया है। वो क्यों दे देगा सपा को? वो जानता था और उसके मन में था कि यदि यहाँ सत्ता में सपा यदि आई तो मियाँ जान कहीं चलेगा रामपुर का, मतलब आरएलडी की नहीं चलेगी, ना कोई सुनवाई होगा। तो जो हमें लगता है समाज, और सबसे बड़ी बात रही कि जो पिछड़ा दलित शोषित है ना, जो बैकवर्ड है, लोअर बैकवर्ड है, ये सब जितने हैं ये मोदी जी को पसंद करते हैं और योगी जी को पसंद करते हैं। इनको लगता है कि यार आज शांति समय हो, राज्य के अंदर घूम रहा हूँ, किसी शादी समारोह से, विवाह समारोह से कोई बेटी या पत्नी किसी की डरती नहीं है और 12 बजे रात को भी अपने घर जाती है। दूसरा उदाहरण तुम्हें देता हूँ, सिंगापुर में आज 5 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। ये स्थिति कोरोना की महामारी है। आदरणीय मोदी जी ने इस देश को बचा लिया, योगी जी इस राज्य को बचा लिया, दोनों मिलकर देश बच गया और राज्य बच गया। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कितनी सीटें संगठन मानकर चल रहा है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की वोटिंग के बाद? प्रचंड बहुमत के साथ मैं आऊंगा और पिछली बार से बढ़ाकर मैं सीटें दोनों क्षेत्रों में जीत कर आऊंगा, निश्चित। पिछली बार से बढ़ाकर फर्स्ट फेज में तो आप लोगों 58 में से 54 सीटें थी आप लोगों के पास। हाँ, तो फिर भी बढ़ेगा। हाँ, देखना तुम, हम सीटें जीत कर आएंगे और ये लोगों को लगता है, कुछ भी लगे इनको, हमें लगता है कि बहुत साइलेंट वोटिंग और बीजेपी के पक्ष में, और मुस्लिम महिलाएं भी और हिंदू महिलाएं तो देती हैं, मुस्लिम महिलाएं भी मोदी जी को पसंद करती हैं, योगी को। आपको लगता है वेस्ट यूपी में साइलेंट वोटिंग हुई है बीजेपी के लिए? जबरदस्त बीजेपी के पक्ष में हुई है, पक्ष में हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है कि अब थर्ड फेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड फेज में 30% वो जिले हैं जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, फिरोजाबाद है, फरुखाबाद है, वहां पे भी वोटिंग होगी थर्ड फेज में। और वो तो जैसे आप लोगों के लिए बिल्कुल साख और नाक की लड़ाई बन गई है, क्योंकि देखिए वहां पे आपने अखिलेश यादव के खिलाफ उतार दिया एसपी सिंह बघेल साहब को। अब बघेल साहब के चुनाव प्रचार किले में शाह भी मैदान में है, योगी आदित्यनाथ भी मैदान में, आप खुद वहां जाके प्रचार कर चुके हैं। क्यों अखिलेश यादव को उनके गढ़ में गिरने का प्रयास? ये स्ट्रैटेजी है आप लोगों की उनको उतनी में सीमित रखने की, या लगता है आपको कि नहीं, ये जो अभी का प्रयास है कि भविष्य के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा और अखिलेश यादव को सीट से आप लोग खाली करवा पाएंगे? देखो, एटा मेरा है, कासगंज मेरा है, बुंदेलखंड संपूर्ण मेरा है। मैनपुरी में भी हम सीटें बढ़ाएंगे पिछले बार से। और मैं यहाँ फिरोजाबाद में पहले से सीटें हमारी बढ़ेगी, और फर्रुखाबाद, कन्नौज में पहली बार से सीटें हमारी बढ़ेगी, कानपुर देहात, कानपुर ग्रामीण, और ये जो बुंदेलखंड पूरा नहीं, बांदा, फतेहपुर और चित्रकूट बाद में वोटिंग है। लेकिन ये हमारा 19 सीटें थी, बुंदेलखंड में 19 को 19 सीटें आई। हाँ, ठीक है। और इधर भी हमारी सीटें सब थी। मैं एक तरफा, ये लोगों को जो भी लगता हो, हमें तो 100% लग रहा है कि जो गरीबों के लिए काम हुआ है, सबसे बड़ी बात है, आज तक गरीबों को कोई प्रोत्साहन नहीं था। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, 15 सालों से सपा बसपा आए हैं यहाँ पर। राज्य की स्थिति तो, गरीब को मकान देना तो दूर की बात है, यदि वो गरीब कहीं मकान खाली करके 2 दिन बाहर चला गया तो उसका मकान कब्जा हो जाता था। वहां नई कोठी लोग खड़ा कर देते थे, बिल्डर बना देते थे, झोपड़पट्टी तक कब्जा कर लेते थे सब। आप सबका जिक्र कर रहे हैं, मैनपुरी का जिक्र आपने नहीं किया। मैनपुरी वो सीट है जहां से अखिलेश यादव मैदान में है। मैनपुरी वो सीट है जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव वहां से विधायक रहे, सांसद रहे, तेज प्रताप यादव वहां से सांसद रहे, अखिलेश यादव वहां से मैदान में है। और इस पूरे चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी पे सिर्फ प्रचार किया है अपने गढ़ को बचाने के लिए। क्या आपको लगता है कि मैनपुरी में सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी? क्या है, मैनपुरी में भी हम सीटें बढ़ाएंगे। देखा है क्या, पिछले 2014 से देश और राज्य का पॉलिटिक्स बदला है। पहले क्या, जाति का गठजोड़ बनाकर ये लोग चुनाव जीतते थे और राज्य के अंदर कोई विकल्प नहीं था। तो एक बार बसपा को निपटा देते थे तो सपा जाती थी, सपा को निपटा देते तो बसपा आ जाती थी। पहली बार इस राज्य को एक परिश्रमी, ईमानदार नेतृत्व मिला है राज्य को, और आदरणीय योगी जी जैसा नेतृत्व और आम जनता को जनमानस में पूर्ण विश्वास है कि योगी जी हैं तो हम सुरक्षित है, देश में मोदी जी हैं तो सुरक्षित है, ऐसा लगता है सभी को, और है भी। क्योंकि पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते हैं, कोरोना जैसे महामारी में भी लोगों को बचाया।
तो और 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से महीने में 2 बार डबल इंजन की सरकार और डबल डोज यानी 2 बार गल्ला देना। तो मैं वीडियो देखता रहता हूँ महिलाओं का, तो एक मैं तो महिला 65 साल की 70 साल की या 90 साल की महिला को मैं देखा वीडियो, 2-3 वीडियो में देखा। वो सीधे बोले कि सुबह मैं उठता हूँ तो जो मोदी जी ने योगी जी ने इज्जत घर दिया है पहले उसमें जाता हूँ सच, फिर गैस जलाता हूँ उन्हीं का गैस दिया हुआ है, फिर उस पर पराठा बनाता हूँ तो अन्न भी उसी ने दिया हुआ है, और सब कुछ यानी कोई बीमार हो गया तो 5 लाख आयुष्मान का कार्ड है। इतना आज तक इस राज्य के अंदर या देश के अंदर पिछले 70 सालों से ईमानदारी से और समर्पित होकर गरीबों की चिंता करने वाली कोई सरकार, ये पहली बार मोदी और राज्य के अंदर योगी सरकार, ये गरीब, तो ये लोगों को गलतफहमी है। पूरा का पूरा बैकवर्ड, छोटी से छोटी जातियां, सभी मोदी योगी को वोट देने वाले राज्य के अंदर। जब बक्सा खुलेगा ना तो देखना इनकी आंखें फट जाएंगी, मतलब हाँ, और इनको लगेगा कि यार वो तो मीडिया भी और ये सब देते रहे, कोई सीट कितने दिखाते रहे, लेकिन मैं जो अंदर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, और आगे तो और स्पीड पकड़ने वाले हैं। क्योंकि भय कल या परसों हमें मिला लखनऊ में, बोला कि मैं अपने एक बेटी थी हमारी, मैं लंदन गया था अपने बेटी से मिलने के लिए। स्वतंत्र जी जब लौट कर आया, मेरा नौकर ने फोन किया कि कोई मकान में घुस आया है, तो फिर वहां से अपने मित्रों को फोन किया, कुछ होने तो 3 महीना बाद लौट कर आया, तो पता लगा कि जब घर में पहुंचा बोला मेरा मकान है, तो उसने कहा नहीं मेरा मकान है, तुम जाओ अपना मकान लेना है तो कोर्ट से लो। पता लगा वो सपा का गुंडा था, उसका मकान कब्जा कर लिया। योगी सरकार आने के बाद उसका मकान खाली हुआ। तो क्यों वोट लोग देंगे? न मकान सुरक्षित है अपना, को 10 दिन के खाली करके चले जाए तो सपा के गुंडा कब्जा कर ले। आज ये दुर्दशा राज्य की इतनी दुर्दशा थी 5 सालों में, कोई सुनने वाला कानून था नहीं। आज कानून का राज है, आज देश से लोग आ रहे निवेश कर रहे हैं राज्य के अंदर, और रोजगार मिल रहा है, लोग खुशहाल, नियुक्तियां ईमानदारी से हो रही, 5 लाख नियुक्तियां। पूर्वी यूपी में तो भी आपके लिए चुनौती है। राजभर साहब बैठे हुए हैं, पानी पी के कोसते रहते हैं, वो बीजेपी को समाजवादी पार्टी के साथ है। 17 के चुनाव में वो आप लोगों के साथ में थे। पूर्वांचल में कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है आपके सामने? क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ में मानते हैं कि उनकी बहुत अच्छी पैठ है, और सांसद भी रहे हैं वहां से, मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद रहे हैं, तो उनकी पकड़ मजबूत है। दूसरा फैक्टर यह कि ओम प्रकाश राजभर भी वहां पर है आपके लिए, और चूंकि 6th और 7th फेज में मैक्सिमम सीटें पूर्वांचल की हैं जहां पे वोटिंग होनी है, उसको लेकर के कोई कार्ड ढूंढी आप लोगों ने पूर्वांचल के लिए? देखिए, जो लोग मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जनता उन्हीं को स्वीकार करेगी। बाकी सभी को नकार दिया है। 2022 में सभी को पता चल जाएगा। सभी राजभर साहब कहते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी जा रहे हैं तो दौड़ा लिए जा रहे हैं गांव में, छोड़कर गए हैं। और सपा में लोगों को बहुत उनको लगा होगा कि यहाँ बहुत सुख मिलेगा और ये मिलेगा। आज लोग दुखी हैं, और जहाँ यहाँ पर जितना सम्मान लोगों को होता था और लोग सम्मान करते थे, बड़े बड़े से हमारे नेता आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह, ये लोगों से इन लोगों का सम्मान भी करते थे, बैठाते थे, बातचीत करते थे। वहाँ अखिलेश जी मिलते तक भी नहीं, ये लोग 4-4 घंटा तक इंतजार करते, 5-5 घंटा इंतजार करते। तो कुल मिलाकर इनको जनता ने मन बना चुकी है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी योगी के साथ है। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है पूरे चुनाव में, पूर्वांचल में आते आते नजदीक पहुंचते पहुंचते ये लोग सफाया के कगार पर पहुंच जाएंगे 100%। अबे तो पहला, दूसरा चरण, तीसरा देखना तो ना, तीसरा के बाद ना ये इतने हताशा निराशा हो जाएंगे, केवल चिल्लाते रहेंगे। जैसे नहीं होता गांव में एक कमजोर आदमी जो होता है ना, तो कमजोर होने के बाद ज्यादा बोलता है, ज्यादा चिल्लाता है, उसी का आजकल लोगों को गुस्सा रही, कभी योगी जी पर, कभी नेता पर, ये लोग गुस्सा कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो भाषण है बड़े नेताओं के, आप लोगों के, उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी है। बसपा को लेकर आप लोग मतलब उतना अग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे भाषणों में भी, और बहन जी भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। क्या है जो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। बसपा के भी अपना एक वोट बैंक है, और देखो राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को कमजोर समझना चाहिए, अलग विषय, लेकिन बसपा का, सपा का अपना एक वोट बैंक है। नहीं, बसपा को पूछ रहे हैं। बसपा भी सपा पॉलिटिकल पार्टी के सभी अपने वोट बैंक में, और कार्यकर्ता के परिश्रम के कारण, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण, वो मतदान पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के कारण वो वोट बढ़ जाता है। तो वर्तमान में बीजेपी के कार्यकर्ता
बूथ तक हैं, पन्ना प्रमुख हैं, नीचे तक कार्यकर्ता है। और बीजेपी का कार्यकर्ता संगठन के प्रति समर्पित रहता है और संगठन के लिए रात दिन काम करता है। इसी कारण तुम देखोगी सपा उपा के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। हमारा मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष भी यहाँ साधारण परिवार के लोग हैं और गरीब परिवार के हैं, क्योंकि उनके मन में रहता है गरीबों की सेवा करना। तो बसपा भी हमें लगता है, ऐसा नहीं कि बसपा भी मजबूत है, सपा को लग रहा है या किसी को लग रहा नहीं, लेकिन हमें लगता है कि बसपा अच्छी फाइट देगी, अच्छी फाइट जगह फाइट देगी। बुंदेलखंड में तो हमारी 2-3 जगह लड़ाई उसी से, बसपा से। हाँ। मतलब जो मैं अभी पता किया मैं, हाँ। तो 2-3 जगह है, सपा तो लड़ाई में ही नहीं कहीं। तो ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनसे हम लगातार बात करने के जाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार को लेकर या पार्टी को लेकर क्या योजनाएं हैं, कर रही है, जनता के बीच में अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है और क्या एजेंडे में है पार्टी के आगामी भविष्य को लेकर। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18।